Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 12, the Second World War. Today we will explore how the war began, ये युद्ध शुरू कैसे हुआ. Then we'll discuss who was involved in that. वो कौन सी countries थी जो World War II में involved थी. Then we'll discuss how it changed the entire world forever. कैसे इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो गई. जो पुरानी सुपर पावर्स थी, जिसे हम इंग्लैंड कह सकते हैं, जो पुरानी सुपर पावर थी जिसका नाम था इंग्लैंड, वो कहीं पीछे रह गई. तो नई सुपर पावर्स एग्जिस्टेंस में आई. एक थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा था रशिया. बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए. स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो बेटा, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ 1919 में, तो बहुत हार्श पीस ट्रीटी साइन कराई गई. और ये इतनी हार्श और इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी कि ये जो पीस ट्रीटीज़ थी ये ही कहीं बीच के रूप में देखी जाती हैं, सीड्स के रूप में दिखती हैं, जिनकी वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. देखो, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद जो पीस ट्रीटीज़ साइन की गई थी, उसमें से एक ट्रीटी जो बहुत ही ज़्यादा हरासिंग थी, ह्यूमिलिएटिंग थी, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई. तो ऐसे माना जाता है कि जो ट्रीटीज़ थी वही फाउंडेशन स्टोन है या सीड है किसका, वर्ल्ड वॉर 2 का. ये जो वॉर था बेटा, ये वर्ल्ड वॉर 1 का कंटिन्यूएशन तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. दिस वॉर वॉज नॉट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ऐसा नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे हम लोग आज मूवीज़ में देखते हैं, कांतारा पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट था. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. अच्छा, सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है कारणों में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, पर वो सुपरफिशियल नहीं है, डीप है. मतलब एक बार तो मैं कह रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 का सीक्वल नहीं है वर्ल्ड वॉर 2, कंटिन्यूएशन नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 का, पर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कारणों में हमें देखने को मिलती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलती हैं. पर ये थोड़ी सी डीप है बेटा, सुपरफिशियल नहीं है. जो डैमेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने किया, उसने इसके पहले के सारे वॉर के डैमेजेस को सरपास किया. मतलब अब तक जितने भी युद्ध हुए थे उनका डैमेज अलग और वर्ल्ड वॉर 2 का डैमेज अलग, क्योंकि ये वो वॉर था जिसमें हमने न्यूक्लियर पावर को भी यूज़ किया, न्यूक्लियर वेपन को यूज़ किया. तो जितने भी वॉर अब तक हुए थे उन सब में सबसे ड्रास्टिक, सबसे डिस्ट्रक्टिव था वर्ल्ड वॉर 2, जिसने पूरे वर्ल्ड को पूरे डिस्ट्रक्शन के किनारे लाके छोड़ दिया. ब्रिंक मतलब होता है एक्सट्रीम एज, एक्सट्रीम एज, बिल्कुल किनारे लाके खड़ा कर दिया. किसके किनारे? जहाँ सब कुछ ख़त्म है, पूरी तरह डिस्ट्रक्शन. ठीक है. तो इस पैराग्राफ को एक बार और फिर से सुन लो. वर्ल्ड वॉर 1 में जो पीस ट्रीटी साइन कराई गई वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद, वही कहीं हम देखते हैं कि बीजारोपण या सीड देखा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 का. अगर ट्रीटीज़ इतनी हरासिंग, इतनी ह्यूमिलिएटिंग नहीं होती तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 का सीक्वल या कंटिन्यूएशन में वर्ल्ड वॉर 2 नहीं है बेटा, पर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो हमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके कॉजेज़ में, वो सुपरफिशियल से थोड़ी सी ज़्यादा हैं. मतलब कारण समहाउ सेम हो सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज़ को. तो जैसे ही पोलैंड का इन्वेजन करता है जर्मनी, ये ही इमीडिएट कॉज बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर हम माने कि कहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है जब जर्मनी इन्वेड करता है पोलैंड को. पर जो रियल कॉज होते हैं इस वॉर के आउटब्रेक के, वो बहुत ज़्यादा डीपर हैं, कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा अलग हैं. अब हम 1 बाय 1 करके वो सारे कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे. देखो, जैसे हम 1857 के वॉर को पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि मंगल पांडे और जो कारतूस वाला एपिसोड है, काऊ बीफ का जो एपिसोड है, वही फाइनल है. तो वो एक पॉइंट है जहाँ से हम सहन नहीं कर पाए और हमने वॉर चालू कर दिया. पर वॉर के पीछे रीजंस बहुत सारे थे ना.
ऐसे ही वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट जरूर जर्मनी के पोलैंड इन्वेजन से शुरू होता है, पर बहुत सारे दूसरे कॉजेज़ भी थे जो बैक हैंड पे चल रहे थे, जिनसे हम परेशान थे और अब चाहते थे कुछ बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला कॉज था डिससेटिस्फैक्शन विथ ट्रीटी ऑफ वर्साई। बेटा जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो बहुत ही हरासिंग, ह्यूमिलिएटिंग थी, है ना। ये कब होती है बेटा? वर्ल्ड वॉर वन के ख़त्म होते ही होती है, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती है रादर देन सॉल्विंग इट। ट्रीटीज, पीस ट्रीटी हम क्यों साइन कराते हैं? कि आगे भविष्य में युद्ध ना हो, शांति से हर व्यक्ति रह पाए। पर ट्रीटी ऑफ वर्साई तो ऐसी ट्रीटी थी जो प्रॉब्लम सॉल्वर तो नहीं बनी, प्रॉब्लम क्रिएटर बन गई। जो ट्रीटी थी वो कहती थी कि जो जर्मनी है उसने जितनी भी टेरिटरीज़ को एनेक्स किया है वो उससे छीन ली जाएंगी, है ना। देखो, जर्मनी ने अफ्रीका में बड़ा सा एम्पायर बना रखा था, आसपास के एरिया को जीता हुआ था, तो जर्मनी से वो सारा कुछ छीन लिया जाएगा, है ना। कि जर्मन की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उनको छीन लो और उससे बहुत सारे स्टेट्स को बना दो। इससे बिटरनेस, कड़वाहट और कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो ही गई। देखो भाई, मैंने जो टेरिटरीज जीती थी, आप वो टेरिटरीज ले लोगे, उन्हें अपने आपस में बांट लोगे, उनसे नए स्टेट्स बना दोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगेगा ना कि भाई युद्ध हम हारे, वॉर में लॉसेस हमारे भी हुए, उल्टा आप हमसे हमारी टेरिटरीज ले रहे हो, तो ये पीस का हिस्सा कैसे है? तो यहाँ से कहीं कन्फ्लिक्ट और बिटरनेस क्रिएट हो चुकी थी। बट कहीं ना कहीं ये जो ट्रीटी थी ऐसा माना जाता है, और बहुत सारे लोगों का ओपनली कहना है कि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने ये ट्रीटी बदला लेने के लिए बनाई थी। इट्स अ शॉर्ट ऑफ रिवेंज। मतलब पूरी तरीके से ट्रीटी की एक एक टर्म्स और कंडीशन को जब आप पढ़ोगे तो आपको बदला बदला और बदला ही दिखाई देगा। किसका बदला? फ्रांस का बदला, ब्रिटेन का बदला, किसके अगेंस्ट में? जर्मनी के अगेंस्ट में। सो द एंटायर ट्रीटी इज़ फुल ऑफ निगेटिविटी, फुल ऑफ हरासमेंट। बेटा जर्मनी से उसकी सारी कॉलोनीज़, भले ही वो कॉलोनीज़ पैसिफिक में हो या अफ्रीका में हो, उससे ले ली गई, उससे छीन ली गई, ठीक है। और वो भी कैसे? फोर्सिबली। अब जर्मनी या कोई भी कंट्री क्यों ही खुशी खुशी अपनी कॉलोनीज़ किसी को देगा? फोर्सिबली ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग उससे उसकी सारी ओवरसीज कॉलोनीज छीन ली गई, एंड शी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पोलैंड। बेटा पोलैंड के बेनिफिट के लिए एक पॉलिश कॉरिडोर क्रिएट कर दिया गया था जर्मनी से। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ज़रूर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़रूर ये जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड किया था बेटा, पर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक क्या किया इन लोगों ने, पोलैंड को बाल्टिक सी का एक्सेस देना था। तो पोलैंड को बाल्टिक सी का एक्सेस देने के लिए इन्होंने एक पॉलिश कॉरिडोर के थ्रू जर्मनी को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा जर्मनी किसको दे दिया? पोलैंड को दे दिया। समझ में आ रही बात? पोलैंड को बाल्टिक सी का एक्सेस मिल जाए इसीलिए ऐसा किया गया, जर्मनी में पॉलिश कॉरिडोर बना दिया गया जर्मनी की कुछ टेरिटरीज़ को लेकर के। और बेटा जर्मनी के ऊपर एक और प्रॉब्लम थोपी गई। वो प्रॉब्लम थी कि बेटा जो भी वॉर इंडैमनिटी होगी, वॉर के अंदर जो भी कुछ खर्चा हुआ वॉर रेपरेशंस के फॉर्म में, उसको भी पे कौन ही करेगा? जर्मनी। फिर से ध्यान से सुनना, वॉर किया सबने, पर वॉर में जो भी लॉसेस हुए, जो भी नुकसान हुए, वो भी किसको ही पे करने थे? जर्मनी को। ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन था किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर, कि उसे बहुत बड़े अमाउंट में वॉर रेपरेशंस, वॉर इंडैमनिटी देनी पड़ी, ठीक है। और ये वॉर इंडैमनिटी ऐसी थी कि वो बेचारा कभी पे ही नहीं कर पाएगा, उसकी जो मिलिट्री पावर थी उसे रिड्यूस कर दिया गया। ये जो ह्यूमिलिएशन था, इस वजह से अंदर से जर्मनी के लोगों के अंदर बदला लेने की भावना जन्म ले रही थी। हाँ, तुरंत नहीं लिया कि आज के आज ही ले लिया, कल ले लिया, पर वो उस टाइम का बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई किसी दिन तो फ्रांस और इंग्लैंड को निपटाना है, बहुत ही बेकार हैं ये लोग, हमसे हमारी ओवरसीज कॉलोनी ले ली, हमको बोला वॉर इंडैमनिटी दो, तो बदला तो लेना पड़ेगा। यहीं से इनके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग जन्म लेने लगती है और जर्मनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करने लगता है, ठीक है,
कि भाई वो कौन सा मौका आएगा जब मैं भी बदला ले पाऊँगा, कब मैं इस हरासिंग ट्रीटी से बाहर आके इसकी कंडीशंस को ब्रेक करूँगा, आर्मी वापस से ले लूँगा। दूसरा पर ये पॉसिबल नहीं था बिना किसी एग्रेसिव पॉलिसी के, विदाउट आर्मामेंट्स, क्योंकि बेटा अगर आपको बदला लेना है और ऐसी दिग्गज कंट्रीज़ से बदला लेना है तो आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए, आपके पास वेपन्स सारे होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम में जर्मनी में, पर धीरे धीरे करके जर्मनी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वॉर तो ज़रूर करेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वॉर था वो तो इनएविटेबल था, आप कितना भी कुछ भी कर लो आप उसको रोक तो सकते ही नहीं थे। तो फर्स्ट रीज़न था ट्रीटीज़, है ना। सेकेंड है राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। बेटा दो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की पॉलिसी जन्म लेती हैं, एक का जन्म होता है इटली में, दूसरी का होता है जर्मनी में। इटली का फैसिज्म एंड जर्मनी का नाजिज्म, दोनों ही बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करती हैं। ये दोनों ही फिलॉसफी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दोनों ही पॉलिसी रिस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वन ऑफ द मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन कॉज के रूप में। इटली चाहता था कि उसे वापस से ओल्ड रोमन एम्पायर वाली ग्लोरी मिल जाए, मतलब रोमन एम्पायर एक टाइम में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा एम्पायर होता था, तो इटली चाहता था कि वो ग्लोरी उसे वापस मिल जाए। और बेटा ओल्ड रोमन एम्पायर की ग्लोरीज को अचीव करने के लिए इटली ज्वाइन कर लेता है एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट को। कब? 1937 में। अब क्या है ये एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट? एग्रीमेंट अगेंस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट रजीम, कम्युनिस्टों के खिलाफ एक एग्रीमेंट, एक पूरी मुहिम चल रही होती है जिसको ज्वाइन कर लेता है इटली। एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट बोले तो एग्रीमेंट अगेंस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कब साइन करता है? 1937 में। और एक 10 साल का अलायंस बना लेता है जर्मनी के साथ, ठीक है। कब? 1939 में, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पहले तो इटली ने एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट को साइन किया, अग्रीमेंट अगेंस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कब? 1937 में। बाद में ये एक 10 साल का गठजोड़ कर लेता है, अलायंस बना लेता है जर्मनी के साथ। कब? 1939 में, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर मसोलिनी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर देते हैं इटली में, मतलब तानाशाही आ जाती है इटली में अंडर द रीजन ऑफ मसोलिनी। वो अपोज करता है ट्रीटी ऑफ वर्साई को। इटली डेमॉन्स्ट्रेट करता है अपने इम्पेरियलिस्टिक डिज़ाइंस को, किसके ऊपर अटैक करने के बाद? अबिसिनिया के ऊपर अटैक करने के बाद। इटली को भी ऐसे लगता है जब पूरे यूरोप की हर कंट्री कॉलोनी बना सकती है तो मैं कॉलोनी क्यों नहीं बना सकता। तो अब इम्पेरियलिस्टिक एम कहाँ पर भी जन्म ले रहे थे? इटली की गवर्नमेंट में, बेसिकली मसोलिनी के दिमाग में। तो मसोलिनी ने इसका डेमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए अटैक किया अबिसिनिया पे, और लीग ऑफ नेशंस भी फेल हो गया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया अगेंस्ट इटली, जिससे कि हमें ये देखने को मिलता है कि लीग एक स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं थी, बहुत वीक बॉडी थी। जो लीग थी, लीग ऑफ नेशंस था, वो फेल हो जाता है, वो इटली के अटैक को अबिसिनिया में रोक नहीं पाता, और इससे ये हमें पता चल जाता है कि लीग कितनी वीक बॉडी थी, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी नहीं थी। खैर युद्ध तो यूनाइटेड नेशंस भी नहीं रखवा पा रहा है, यूएन अभी है, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहे हैं, यूएन है, थोड़े दिन पहले आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे थे, ईरान इराक में इतना कुछ चल रहा है, सीरिया में इतना कुछ चल रहा है जिसको यूएन भी नहीं रोक पा रहा है। ऐसे ही लीग था पहले, लीग भी नहीं रोक पाया। बेटा जर्मनी में हिटलर भी ये चाहता था कि जर्मनी का जो प्रेस्टीज है, जो प्राउड है, वो वापस मिल जाए, इंटरनेशनली लोग जर्मनी को वापस से रिस्पेक्ट के साथ देखें। मतलब अब हिटलर ने ये ठान लिया था कि मैं अपने जर्मनी का, अपने नेशन का प्राउड, रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज वापस लेके आऊँगा।
ही फ्लाउटेड द मिलिट्री क्लॉजेज इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई में मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी क्लॉसेस थे उनको ओपनली डिफाई किया, ओपनली डिसएग्री किया। किसने? हिटलर ने। कि भाई अब नहीं, अब अति हो गई है, मैं तो इस ट्रीटी के क्लॉसेस को नहीं मानता, है ना। तो मतलब जैसे बोलते हैं कि जो रूल थे उन्हें नहीं मानना। तो फ्लाउटेड जो क्लॉजेस लिखे गए थे उनके साथ उसने धोखेबाजी कर ली, उन्हें मानने से इनकार कर दिया कि भाई जो कुछ भी तुमने लिखा था ना उस ट्रीटी में मिलिट्री को लेकर के, मैं उसको नहीं मानता। इसने रीआर्मामेंट चालू कर दिया, वापस से मशीन गन्स और जितनी भी वॉरफेयर मशीनरी है, टैंकर वगैरह, वो सब बनाने लग गया। ट्रीटी ऑफ वर्साई के एक क्लॉज को ओपनली डिफाई कर दिया, जो क्लॉज था मिलिट्री क्लॉज, ठीक है। और ये जो वर्ड फ्लाउटेड है इसका मीनिंग होता है रिफ्यूज टू ओबे। फ्लाउटेड मीन्स रिफ्यूज टू ओबे, मना कर दिया, मैं मानूंगा ही नहीं इसकी कंडीशंस को। 1938 में इसने ऑस्ट्रिया को अनेक्स कर लिया एंड डिसमेंबर्ड अर्स्टवाइल चेकोस्लोवाकिया। उस टाइम में चेकोस्लोवाकिया होता था, आज तो नहीं है, फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया, आज चेकोस्लोवाकिया नहीं है, इसे भी डिसमेंबर्ड कर दिया। कैसे डिसमेंबर्ड कर दिया चेकोस्लोवाकिया को? चेकोस्लोवाकिया में बोहीमिया हुआ करता था, सुडेटनलैंड हुआ करता था, तो हिटलर ने सुडेटनलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। तो 1938 में ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया, अर्स्टवाइल मतलब उस टाइम का फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया, उसे डिसमेंबर्ड कर दिया। हाउ? बाय टेकिंग सुडेटनलैंड फ्रॉम दैट। चेकोस्लोवाकिया में ही बोहीमिया भी आता था, सुडेटनलैंड भी आता था, तो वो दोनों ही ले लेता है। कौन? हिटलर। तो जो मसूलिनी होता है और जो हिटलर होता है, ये दोनों ही, हिटलर और मसूलिनी, मिलके अपनी कंट्री को लेकर जा रहे थे किसकी तरफ? दूसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ, ठीक है। कि अब लोगों को लगने लगा था कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। थर्ड है पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, तुष्टीकरण की नीति। तो अपीसमेंट को हिंदी में हम तुष्टीकरण बोलते हैं। मतलब जैसे होता है ना, मम्मियों को कोई काम होता है तो वो बच्चों को बोल देती हैं मोबाइल खेल लो, कई बार हम बच्चों को चॉकलेट दिला के उनका मुंह बंद कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही तुष्टीकरण किया जाएगा, इसकी नीति अपनाई जाएगी, और ये इतनी डेंजरस साबित होगी कि अगर ये जो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट नहीं होती तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 होता ही नहीं। अपीसमेंट का मतलब क्या होता है? अपीसमेंट वो पॉलिसी है जो अग्रेसिव पावर को कंसिलिएट करती हैं एट द एक्सपेंस ऑफ सम अदर कंट्री। मतलब एक कंट्री को कुछ दे देती है ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर। जैसे हम बात करें पाकिस्तान और चाइना की, तो भैया पाकिस्तान के पास एक पार्ट था जो इंडिया का था, इंडिया से लेकर के उन्होंने उसको किसको दे दिया? चाइना को दे दिया, चाइना को अपनी तरफ कर लिया, चाइना को मना लिया। तो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट में क्या होता है बेटा कि कुछ लालच दे करके किसी की कोई चीज़ लेकर के किसी दूसरे को दे दी जाती है, जिससे वो हमारे साथ रहे, थोड़े टाइम हमारे अगेंस्ट कुछ भी ना करे। तो एग्रेसिव नेशंस की हॉस्टाइल डिमांड्स को मान लेना अपीसमेंट ही है। हमारे इंडिया में भी बोलते हैं कि भाई जो कांग्रेस है वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, मुसलमानों को उनकी नाजायज़ डिमांड पूरी करने में भी हेल्प करती है। मतलब जो अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए भी हाँ बोल देते हो, तो वो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट कहलाएगी। तो आपने एग्रेसिव नेशन, उस टाइम का एग्रेसिव नेशन कौन था बेटा? इटली और जर्मनी, उनकी हॉस्टाइल डिमांड्स को भी मान लिया, तो ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट है। और ऐसा क्यों कर रहे थे आप उस टाइम में? जिससे कि शांति बनी रहे। अरे यार, जर्मनी ने बोही में ले लिया है, अच्छा सुडेटनलैंड भी ले लिया है, ऑस्ट्रिया भी ले लिया, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने दो। उसके साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई में बहुत कुछ गलत हुआ था, चलने दो, शांति बनी रहेगी ना, होने दो। पर इससे हिटलर का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बढ़ता जा रहा है। वो सोच रहा है ये तो चुप है, ये तो मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे ये अपीसमेंट की पॉलिसी कौन फॉलो कर रहा था? कौन इटली को या जर्मनी को कुछ बोल नहीं रहा था उनके गलत कामों पर भी? तो वो दो कंट्री थी, ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों ने ही अपीसमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा था। किसके लिए? जर्मनी के लिए और इटली के लिए, ठीक है। और इस टाइम तक जर्मनी और इटली कम्प्लीटली डिक्टेटोरियल कंट्रीज बन चुकी थी, बिकॉज दे फील दैट डिक्टेटर्स हैड
अ रियल कॉज ऑफ ग्रीवियंसेस भैया इनके पास, इनके साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई में बुरा हुआ, जो इटली को उसका ड्यू टेरिटरीज़ मिलनी चाहिए थी, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं की गई। तो ठीक है, इनको इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी ग्रीवियंसेस हैं, बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो ठीक है, इनकी परेशानियों को, इनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए अगर ये थोड़ा बहुत कुछ ले रहे हैं तो लेने दो, कम से कम वर्ल्ड पीस तो डिस्टर्ब नहीं होगा इससे। छोटे छोटे एरिया से ले रहे हैं, इनको लेने दो और विश्व में शांति बनाए रखो। दिस वॉज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन। वो सीधे सीधे जर्मनी और इटली से लड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। अच्छा बेटा, ब्रिटेन और फ्रांस इतने अच्छे नहीं थे कि जो इटली और जर्मनी के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा सोचेंगे। यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस का एक हिडन एजेंडा था, और वो एजेंडा था अगेंस्ट कम्युनिज्म। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, या कोई भी कंट्री, मैक्सिमम यूरोप की कंट्रीज़, उनमें से कोई भी कम्युनिज्म के फ़िलासफ़ी पे बिलीव नहीं करता था। तो उनको लगता था कि रशिया का जो ये बोल्शेविज़्म बढ़ता जा रहा है, बोल्शेविक वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका कैरिस्मा बढ़ता जा रहा था, उसका चार्म बढ़ता जा रहा था। तो उसके चार्म को रोकने के लिए, कम्युनिज़्म को बढ़ने से रोकने के लिए भी ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली और जर्मनी को कहीं कुछ नहीं बोला, क्योंकि इटली भी और जर्मनी भी, दोनों कंट्रीज़ ऐसी थी, बेनिटो मुसोलिनी हो या हिटलर हो, दोनों कम्युनिज़्म के अगेंस्ट में ही थे। सो अपीसमेंट सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा था जर्मनी और इटली का कि शांति बनी रहेगी या उनको थोड़ा बहुत ले लेने दो, जबकि हिडन एजेंडा ब्रिटेन और फ्रांस का ये भी था कि वो ये जो राइजिंग टाइड आ रही थी कम्युनिज्म की, रशियन बोल्शेविज्म की, उसको भी चेक करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस को डर था कि जर्मनी जो है वो ऐसा ना हो, डाइवर्ट हो जाए रशिया के टुवर्ड्स, रशियन बोल्शेविज्म की टुवर्ड्स, क्योंकि देखो जर्मनी में प्रॉब्लम तो बहुत थी। तो इन लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा डर लगने लगा था ब्रिटेन फ्रांस को कि ऐसा नहीं हो ये प्रो रशियन बन जाए, बोल्शेविज्म की फ़िलासफ़ी को अपनाने लग जाए, कम्युनिस्ट बन जाए। इसीलिए इन्होंने अलाउ किया जर्मनी को टू रीआर्म, मतलब आर्म्स वापस बना लो, रीमिलिटराइज कर लो, ठीक है, राइनलैंड में मिलिट्री लगा दो, ऑस्ट्रिया को कैप्चर कर लो, चेकोस्लोवाकिया को तोड़ दो या उसको अपने पास रख लो। सी हम बोलते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, वही काम करे थे ब्रिटेन और फ्रांस की भैया अगर हमने इनको जाने दिया तो ये कम्युनिज़्म को ख़त्म कर देंगे, और अदरवाइज़ ये कम्युनिज़्म के साथ मिल गए तो हमारी बारह बजा देंगे। तो इसलिए इन्होंने जर्मनी को कुछ भी नहीं बोला, जर्मनी को रीआर्म करने दिया, रीमिलिटराइज करने दिया, ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया को लेने दिया। सो विदाउट वेस्टर्न कंट्रीज पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, फैसिज्म एंड नाजिज़म वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती इतने दिनों तक कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा दें। समझ में आ रहा है बेटा कि नाजिज़म, फैसिज्म कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर अगर इन्हें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये फ़िलासफ़ी किसी भी काम की नहीं रह जाती, है ना ही तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर पाती, ना ही तो इतने बड़े मैसिव लेवल पे डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश कर पाती। पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने इन्हें सपोर्ट किया अपने हिडन एजेंडा के लिए। नेक्स्ट कॉज है बेटा जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना। चाइना का इन्वेजन हुआ, और इन्वेडर कौन था? जापान। देखो जापान इतनी सी कंट्री, चाइना इतना बड़ा, इस चाइना को इन्वेड कर लिया था किसने? जापान ने। तो जो जापान की पॉलिसी थी एक्सपांशन की, वो भी एक कारण रही वर्ल्ड वॉर 2 का। जापान के एम्बिशंस दिन पे दिन बढ़ने लगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वो भी सोचने लगा कि यार मैं क्यों नहीं, मुझे भी कॉलोनी बनानी है, मेरा भी कंट्रोल होना चाहिए पैसिफिक के ऊपर। और वो चाहता था कि फार ईस्ट को वही डोमिनेट करे, मतलब जापान का ऐसा मानना था, ऐसा सोचना था कि फार ईस्ट मेरी प्रॉपर्टी बन जाए फ्यूचर में। 1931 में जापान ने इंटरवीन किया, कहाँ पर? मंचूरिया में, ठीक है। लीग अपोज करती रही, लीग ने कहा कि नहीं भैया ये गलत होगा, आपको चाइना का मंचूरिया नहीं लेना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट जापान की इंटरवीनिंग इन मंचूरिया, उससे ऑक्यूपाई भी कर लिया और वहाँ पर अपनी सरकार भी बना दी। मंचूरिया विच वॉज द पार्ट ऑफ चाइना ऑक्यूपाइड बाय जापानीज़
they occupy that particular part, set the government there. जापान ने स्टार्ट कर दिया था एक अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट चाइना इन 1931। 1931 में जापान ने एक वॉर स्टार्ट कर दिया था, किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। कब ही कर दिया था? 1931 में। चाइना ने लीग ऑफ नेशन से बहुत अपील की कि देखो भाई जापान को थोड़ा संभालो, जापान के अगेंस्ट में थोड़े सैंक्शंस लगा दो, जापान सही नहीं कर रहा है, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस जो लीडिंग मेंबर हुआ करते थे लीग ऑफ नेशंस के, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस अपील पर। आज का जो चाइना आप लोग देखते हो जो बोलता है साउथ चाइना सी भी मेरा, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश भी मेरा, ये भी मेरा, वियतनाम भी मेरा, कंबोडिया भी मेरा, तो वो आज इतना अग्रेसिव बना ही इसलिए क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, और बहुत कुछ बुरा करने वालों में एक नाम जापान का भी है। तो जब जापान ने अनडिक्लेयर्ड एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एक वॉर चालू कर दिया, किसके टुवर्ड्स? चाइना के टुवर्ड्स, तो चाइना ने लीग ऑफ नेशन से कंप्लेन की, डू समथिंग, पुट सम सैंक्शंस ऑन जापान, बट लीग ऑफ नेशंस रिमेन साइलेंट। ब्रिटेन, फ्रांस नेवर पेड एनी अटेंशन टू दैट मैटर, कुछ नहीं किया उन्होंने। जापान ने फिर ज्वाइन कर लिया बर्लिन रोम एक्सिस को। बर्लिन, जर्मनी, रोम, इटली, इनके एक्सिस को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद जो बर्लिन रोम एक्सिस था बन गया बर्लिन रोम टोक्यो। बेटा आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, रोम इटली की कैपिटल है, टोक्यो जापान की कैपिटल है। और जापान ने बर्लिन और रोम का ये जो पैक्ट था, ये एक्सिस था, इसको ज्वाइन क्यों किया था? अपने आप को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए और एरियाज़ को जीतने के लिए। 1933 में जो जापान था उसने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया, ठीक है। जापान ने लीग ऑफ नेशंस से विड्रॉ कर लिया 1933 में, और ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश और अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ को। कहाँ पर? चाइना में। 1933 में जापान withdrawn from League of Nations, started occupying the properties of Britain, America in China. ब्रिटेन और जो फ्रांस थे उन्होंने अपीसमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं कहा। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ब्रिटेन और फ्रांस का एक हिडन एजेंडा था, और वो एजेंडा था इज़ टू वीकन चाइना। चाइना को कमज़ोर बनाना है। अब हम तो जाके चाइना को कमज़ोर बनाएंगे नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस सोच रहे हैं। तो जापान बना रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जापान को बनाने दो, ठीक है। लीग ऑफ नेशन से पुल आउट किया जापान ने, कर लो, हमारी प्रॉपर्टी ले रहा ले लो, अमेरिका की प्रॉपर्टी ले रहा ले लो, पर चाइना को वीक करना इनका प्लान था। सो दे सेड नथिंग। जापान का हौसला और बढ़ता गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को अपनाया, ये ध्यान में रखते हुए कि जापान का यूज़ हम चाइना को वीक करने में कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में वॉर इनएविटेबल था। ब्रिटेन और फ्रांस जो चौधरी बने बैठे थे लीग ऑफ नेशंस के, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने रैशनली रिएक्ट नहीं किया। नेक्स्ट है लीग ऑफ नेशंस की फेलियर। जो लीग ऑफ नेशंस थी उसे क्रिएट किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसलिए क्रिएट किया गया था कि लीग ऑफ नेशंस माइनरली ऑब्जर्व करेगी वर्ल्ड सिनारियो को, और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे सिचुएशंस को होने नहीं देगी। फर्दर वॉर्स को अवॉइड करने के लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। पर लीग ऑफ नेशंस को सफ़र करना पड़ा, उसे अर्ली ब्लो मिला जब यूएसए ने लीग को ज्वाइन ही नहीं किया। एट द स्टार्ट ही वीक हो गया लीग ऑफ नेशंस बिकॉज यूएसए डिनाइड टू ज्वाइन इट। यूएसए ने लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन ही नहीं किया। The thing is that they all were making League of Nations for the safety of the world, but पहला जो ज़्यादा ही चौधरी, ज़्यादा ही होशियार था, बड़े भैया टाइप यूएसए, उसने बोल दिया मैं तो उसको ज्वाइन ही नहीं करूँगा। समझो आधा तो लीग ऑफ नेशंस पहले ही वीक हो गया। इवन जिन लोगों ने ज्वाइन भी किया लीग ऑफ नेशंस को, उनका कोई मन नहीं था, कोई सोच नहीं थी कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर के। बेटा ऐसा नहीं हुआ कि लीग ऑफ नेशन 100% फेलियर ही रहा। लीग ऑफ नेशंस ने बहुत सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, उन स्मॉल नेशंस जो थे, उनके बीच में वॉर जैसी सिचुएशंस को अवॉइड किया, मतलब वॉर जैसा कुछ होने नहीं दिया।
मतलब लीग ऑफ नेशन को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो 100% फेल ही था। जो छोटे छोटे नेशंस थे उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उनको लीग ऑफ नेशन ने सॉल्व किया और वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आने दी। जो लीग था उसने कुछ भी नहीं किया जब पोलैंड लिथुआनिया को अक्वायर कर रहा था 1920 में। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, लीग ने कुछ भी नहीं किया। कब कुछ भी नहीं किया? जब 1920 में पोलैंड ने अक्वायर किया किसको? लिथुआनिया को। कब? 1920 में। और इसको हेल्प कौन कर रहा था, इसको बेकिंग कौन दे रहा था? फ्रांस। ठीक है, तो ये गलत बात है ना, लीग को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लीग को पोलैंड को भी उसी टाइम समझाना था। तो क्या बात समझ में आ गई बेटा कि पोलैंड को कुछ ना कहकर लीग ऑफ नेशंस ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। उसको पोलैंड को रोकना चाहिए था, फ्रांस को ये बोलना चाहिए था कि आप पोलैंड को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक इवेंट और हुआ बेटा 1923 में। एक थ्रेट थी कि वॉर हो जाएगा इटली और ग्रीस के बीच में। इटली ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो लीग ऑफ नेशन के इंटरवेंशन को नहीं चाहता। तो इस डिस्प्यूट को डायरेक्टली सेटल करने वाली दो पार्टीज थी, एक थी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। जब इटली ने बोल दिया कि मुझे लीग ऑफ नेशंस का हेल्प नहीं चाहिए, तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस एग्जिस्टेंस में आए, उनके मीडिएशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके बाद हर क्राइसिस में ऐसा ही होता था, या तो लीग को लोग ओपनली अपोज करते थे, डिफाई करते थे, या लीग को इग्नोर कर देते थे। तो जो अथॉरिटी थी लीग की, उसे फ्लाउट करने वाला जापान भी था, ओपनली रिफ्यूज़ करने वाला, मना करने वाला लीग ऑफ नेशंस को जापान भी था। जैसे ही उसने मंचूरिया को सीज़ किया, अगर लीग ऑफ नेशन उसे कुछ बोल भी रहा था तो वो उसको सुनने को तैयार नहीं था, रिफ्यूज़ कर रहा था कि भाई मैं क्यों सुनूं आपकी, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो बहुत टाइम हिस्ट्री में आप ऐसा देखोगे कि लीग ऑफ नेशन जहाँ इंटरवीन कर सकता था वहाँ नहीं कर पाया। कई बार ब्रिटेन फ्रांस की वजह से, कई बार ब्रिटेन फ्रांस के अपीसमेंट की वजह से, और कई बार पार्टियां खुद डिफाई कर गई, इग्नोर कर गई कि हम मानते ही नहीं कि लीग ऑफ नेशन जैसा कोई चीज़ है। तो जब जापान ने मंचूरिया को अक्वायर किया तो उसने ओपनली फ्लाउट किया, ओपनली डिफाई किया किसको? लीग ऑफ नेशंस को उसके ऑर्डर ना मानकर। और ऐसा ही इटली ने भी किया जब इटली ने इथोपिया को कनकर किया। तो जापान जब मंचूरिया को कनकर करता है, जब लीग ऑफ नेशंस को ओपनली चैलेंज करता है, सेम वे में इटली भी करता है। कब? जब वो इथियोपिया को कंट्रोल करता है। बेटा ये जो कोएर्सिव मशीनरी थी लीग की, वो एडिक्वेट नहीं थी। जो काम उसे दिए गए थे उसके हिसाब से उसके पास ताकत नहीं थी। ठीक है, मतलब वो उतना एम्पावर्ड नहीं था। बेटे जो वर्ड कोएर्सिव है, इसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू फोर्स, थ्रेट। मतलब उसके पास उतनी शक्तियाँ नहीं थी जितनी शक्तियाँ इस पूरी दुनिया को संभालने के लिए चाहिए थी। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे उनका कोई यूज़ ही नहीं था। ठीक है, अगेंस्ट द डिटरमिन्ड एग्रेसर। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे एग्रेशन करना ही चाहिए, किसी कंट्री को ऐसा लगता है, तो उसको सैंक्शंस का डर ही नहीं था। उसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स थे वो लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे भी उसका रेपरकशन पड़ता था। मतलब अगर आप किसी दूसरी कंट्री पे अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगी। तो जो मेंबर नेशंस थे वो ऐसा भी करना नहीं चाहते थे। पहली बात तो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे उनका कोई यूज़ ही नहीं होता था डिटरमिन्ड एग्रेसर की तरफ, क्योंकि उसे तो पता ही था कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर भी वो वैसा कर ही रहा था। इसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स थे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी फिर भी इफ़ेक्ट करती थी। इसके अलावा जो लीग था वो इंटरनेशनल पीस को बचा ही नहीं पाया। ठीक है, यूरोप की जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उनका विश्वास ही ख़त्म हो गया कि भाई ये क्यों ही हमने लीग ऑफ नेशंस बना दिया, कुछ करवर तो पाता नहीं है। तो एवरीबडी वाज लाइक कि ये तो यूजलेस प्रोडक्ट है, कुछ काम नहीं है इसका। देयर आफ्टर दे देमसेल्फ एंटर्ड इनटू म्यूचुअल पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस। के अलावा क्या हुआ, जब सबने देख लिया कि यार ये तो पावरलेस टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशंस, तो दे देमसेल्व्स मेड अलायंस इन बिटवीन एमंग देमसेल्फ। दो कंट्रीज़ ने मिलकर अलायंस बना लिए, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर अलायंस बना लिए, खुद की प्रॉब्लम को वो अपने लेवल पे सॉल्व करने लग गए।
अब हम पढ़ेंगे बेटा इस वॉर के इमीडिएट कॉज को, हिटलर के इन्वेजन को। हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया था सितंबर 1939 में। किन रीज़न से किया था वो देखेंगे अब हम। जब ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन कराई गई थी तो जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट्स में, जिससे कि लैंड रूट दिया जा सके पोलैंड को, वो बाल्टिक सी तक पहुंच पाए। जो पोर्ट ऑफ डेंजिंग था वो पोलैंड को दे दिया गया था। जर्मनी चाहता था कि उसकी लॉस्ट टेरिटरी उसे मिल जाए। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर कब्जा क्यों किया, पहले उसे जीता क्यों, क्योंकि वो पार्ट जर्मनी का ही था, डेंजिंग पोर्ट जर्मनी का ही था। वो जर्मनी से लेके पोलैंड को दे दिया गया था, जिससे पोलैंड को बाल्टिक सी की एक्सेस मिल पाए। तो भाई ये तो गलत है ना। तो हिटलर ने बोला नहीं, मुझे तो मेरा पार्ट वापस चाहिए, तो वो उस पर अटैक कर देता है। जो सिटी ऑफ डेंजिंग थी वहाँ पर मेनली जर्मन्स ही रहते थे, ठीक है। द सिटी ऑफ डेंजिंग वॉज इनहेबिटेड बाय मेनली जर्मन्स। और जैसे ही डेंजिंग कॉरिडोर को पोलैंड ले लेता है तो भाई जर्मन्स को जर्मनी के लोगों से दूर कर देता है ना। और जर्मनी कुड कनेक्ट विथ ईस्ट प्रूशिया। अरे जब अब तुमने बीच वाला थोड़ा सा पार्ट किसको दे दिया है, पोलैंड को दे दिया है। अब जर्मनी के लोग ही उस पर्टिकुलर पार्ट में रहते हैं, तो जर्मन्स का कहना ये था कि हम डेंजिंग को वापस ले लेंगे, और डेंजिंग को वापस ले लेंगे मतलब हम ईस्ट प्रूशिया के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वो हमारे अपने लोग हैं, जर्मन्स हैं, वो पोलैंड के साथ क्यों रहेंगे, वो पॉलिश लोगों के साथ क्यों रहेंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। क्लियर है, समझ आया। अगर कन्फ्यूजन है तो फिर से देख लो। जो डेंजिंग की सिटी थी मेनली वहाँ पर जर्मन्स रहते थे, तो डेंजिंग को अक्वायर करके डेंजिंग कॉरिडोर को लेकर के जर्मनी अब कनेक्ट कर पा रहा था ईस्ट प्रूशिया के लोगों से, मतलब अपने खुद के लोगों से। जर्मनी ने एक काम और किया बेटा, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया रशिया के साथ अगस्त 1939 में। पोलैंड वॉज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट जर्मन्स लिविंग देयर। और पोलैंड के ऊपर ये आरोप था कि वो अत्याचार कर रहा है, परेशान कर रहा है उन जर्मन्स को जो उस पर्टिकुलर पार्ट में रह रहे हैं। जर्मनी ने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया रशिया के साथ 1939 में। और पोलैंड जो था बेटा वो कल्प्रिट था, क्योंकि वो अत्याचार कर रहा था जर्मनी के लोगों पे, जो वो कॉरिडोर जो पॉलिश कॉरिडोर बनाया था वहाँ रहते थे उनके। तो बेटा होता क्या है, 1 सितंबर 1939 1 सितंबर और सितंबर 1 1939 को जो जर्मन आर्मीज़ होती हैं वो पोलैंड की तरफ चली जाती हैं। फ्रांस और ब्रिटेन अल्टीमेटम देते हैं जर्मनी को, भाई अब बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इसके रिप्लाई में जर्मनी फ्रांस पर ही अटैक कर देता है सितंबर 3 को। ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पे। जैसे ही जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है, ब्रिटेन और फ्रांस उसको बोलते हैं भैया बहुत हो गया तुम्हारा अपीसमेंट, हमने देख लिया, हमने दे दिया तुम्हें जो देना था चुपचाप, पर तुम तो अब ज़्यादा ही सर पे बैठ रहे हो। तो ये धमकी जब जर्मनी को मिली तो जर्मनी ने बोला बेटा ऐसा नहीं बाबा, लो जर्मनी फ्रांस पे भी वो अटैक कर देता है। अब फ्रांस पे जैसे अटैक करता है, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब पोलैंड का इन्वेजन हो रहा होता है, यही ही बिगिनिंग पॉइंट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जो जर्मन आर्मीज़ होती हैं वो पोलैंड को जीत लेती हैं, 3 हफ्ते से भी कम लगते हैं, और ये पूरी कोशिश करती है कि पोलैंड तक कोई हेल्प ना पहुँचे। पोलैंड पे अटैक किया, ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी को धमकाया, जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया। पोलैंड तो गया, ब्रिटेन और फ्रांस भी लड़ने लग गए जर्मनी से। 3 हफ्तों में ही पोलैंड को अक्वायर कर लिया जर्मनी में, और ये इंश्योर किया कि जर्मनी को पोलैंड को कहीं से कोई हेल्प ना मिले, पोलैंड को कहीं से कोई हेल्प ना मिले, ऐसा इंश्योर किया किसने, जर्मनी। तो बेटा जैसे ही वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसके बाद भी हम देखते हैं बहुत कम फाइट होती है बहुत महीनों तक। तो जो वॉर था सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 तक वो बिल्कुल डॉर्मेंट था, ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, सब सो ही रहे थे, स्लीपिंग वॉर की तरह ये वॉर चल रहा था। स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, लीव हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन।